बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स और सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से स्पेसिफ़िकली कौन सी न्यूज़ हैं पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो मार्केट को इस वीक इम्पेक्ट कर सकती हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कुछ स्टॉक्स नॉर्मली जिनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वक्त, किस किस्म की ट्रेड करनी चाहिए, किन रेट्स पर बाय करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी आज डिस्कस कर लेते हैं। और उसके अलावा मार्केट में जो इस वक्त सिचुएशन है आप सबको पता है। फ्राइडे को भी जो क्लोजिंग आई वो नेगेटिव क्लोजिंग थी, वॉल्यूम भी थोड़े कम हुए, बट ओवरऑल जो लास्ट वीक है वो ठीक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही और मार्केट ने कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियसली मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी। तो अभी देखें जो मेजर इश्यूज़ हैं, आपको पता है कुछ न्यूज़ आ जाती हैं, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन का एक बयान आया और ये भी शुक्र है कि वो उस दिन बयान आया जिस दिन के मार्केट ओपन नहीं थी और उसका फिर आगे हमारी तरफ से जो भी रिस्पांस आया वो चीज़ें आ गई, तो वो एक जो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, इस तरह की कोई स्टेटमेंट आए उससे मार्केट सेफ रही। अदरवाइज़ अगर ये ट्रेडिंग सेशन के दौरान इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए और जिस तरह की हमारी सिचुएशन है तो उसमें मार्केट डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है। आज के लिए तो देखें अब आपको पता है ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसका आज क्या रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट की बेस के ऊपर नया पॉलिटिकल सिनेरियो क्या डेवलप होता है और क्या वो ज़्यादा वायलेंस की तरफ जाता है, उसमें ज़्यादा तेज़ी आती है, लॉन्ग मार्च की तरफ जाता है, इस तरफ जाता है या स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ये तमाम चीज़ें आज इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद फर्दर जो सा है वो बताएंगी कि अब डायरेक्शन जो सी है वो किस तरफ है। बट ओवरऑल हम सबको ही पता है कि जो सिचुएशन है ये अब अनकरीब जो सा है विद इन अ मंथ आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ होना है। वो जिस तरह भी हो आया वो नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो या इस गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है स्टेबिलिटी के साथ, नहीं करती, लॉन्ग मार्च आता है, इस गवर्नमेंट को जाना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें अब समझ लें कि बिल्कुल करीब आती जा रही हैं उस डेट के पास जहाँ पर कुछ ना कुछ ये होगा, अदरवाइज़ ये इसी तरह प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में मकसद ये है कि जो आने वाले दिनों में या चंद हफ्ते आप कह सकते हैं जो एक चीज़ें जो सी इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी पॉलिटिकली ख़ास तौर पे, तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। तो उससे पहले आपको अगर ये चीज़ें पहले से हैं तो अगर आप उसका वेट करते हैं कि जब वो जाएं और उस वक्त फिर आप देखें कि अब मैं क्या करूं, तो बेहतर है कि उसको थोड़ा सा प्री प्लान करके चलें ट्रेडिंग को। मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहेंगी, लेकिन अगर आप इस लेवल पे, जबकि आपको पता आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो फिर अगर आप यहाँ पे हैवी बाइंग कर लो, ख़ासतौर पे अगर हाई साइड पे बाय कर लें और कल को मार्केट डिप ले और आपको स्टक हो पड़े, तो उससे बेहतर नहीं कि आप अपना कैश क्यों रखें, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं और उस कैश को उस वक्त यूटिलाइज़ करें जब वही स्टॉक जो ऑलरेडी आपको अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं या अपसाइड पे हैं या पॉजिटिव साइड पे हैं उनको आप डिप पे बाय कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छी मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी होगी। और सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो अगेन आईटी सेक्टर वो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ है। तो उसके जो एंट्री लेवल्स है वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन दोस्तों के पास उन लेवल्स के ऊपर बाइंग है वो स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग कर सकते हैं। टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत अच्छा है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी प्लान करना चाहते हैं तो वो लोग प्लान कर सकते हैं बट विद स्टॉप लॉस। तो जैसे ही ये चीज़ों पे अगर कोई डिप आता है किसी वजह से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है, किसी इशू की वजह से, तो अल्टीमेटली डिप के बाद फिर दोबारा से इनमें आप फर्दर रैली देखेंगे। तो वो डिप में फर्दर अपॉर्चुनिटी है कि आप उन स्टॉक्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी पोटेंशियल है। रिफाइनरी सेक्टर में रिसेंट रिजल्ट बड़े अच्छे आए थे, अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे अनकरीब, क्योंकि ये जो सितंबर क्लोजिंग का क्वार्टर है ये क्वार्टर जो सा है इसमें रिज़ल्ट इतना डिले होकर नहीं आते, बड़ी इमीडिएटली आप देखेंगे 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट्स की डेट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक और सेक्टर जिसकी एनुअल क्लोजिंग होती है सितंबर में वो शुगर सेक्टर है। इसको मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था। इस वीक में इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें प्रॉपरली कुछ शुगर सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इनकी एनुअल क्लोजिंग सितंबर 30th को होती है और उसके बाद उनके रिज़ल्ट आएंगे। अब वो आते तो पूरा टाइम लेते हैं, वो आप समझें कि नवंबर
दिसंबर, ये चलता रहता है सिलसिला। लेकिन बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें कि बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बन सकती है। तो कल के लिए भी स्ट्रेटजी अपनी वही रखें कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, होल्डिंग करनी है स्टॉप लॉस के साथ। और जिन स्टॉक्स में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और बाकी क्वांटिटी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो उसमें आप टाइमली एग्जिट ले सकें और उन्हीं स्टॉक्स को आप दोबारा डिप पे बाय बैक कर सकें। अच्छा जी, अब कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आईटी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसमें सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। सिस्टम्स ऑलरेडी जोन सा है, जो हमारे बाइंग लेवल थे वहाँ से माशाल्लाह तकरीबन आप कह सकते हैं कि मोर देन 100 रुपीज़ का गेन दे चुके हैं हमें। और इसमें जो स्ट्रेटजी अभी है वो ये है कि 420 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और इससे ऊपर आप होल्ड करें। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बहुत पोटेंशियल है। 500 जब ये तकरीबन 330 के आसपास था तब भी मैं यही कहता था कि 400 अचीव करेगा, और वंस जब 400 अचीव करके वहाँ पे सस्टेन करेगा तो आने वाले दिनों में ये 500 भी आपको जो सरप्राइज़ दे के जाएगा। बट डेफिनेटली उसके लिए एक रीज़नेबल टाइम के लिए होल्डिंग चाहिए। तो सिस्टम अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, तो इसको आप 420 के स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए नेटसोल। नेटसोल आप सबको याद होगा, जब टीआरजी में मूवमेंट बनी तो नेटसोल में उस तरह मूवमेंट नहीं बनी, जबकि इसका मैं मेंशन करता था कि इसमें भी बड़ी अच्छी मूवमेंट बनेगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और टीआरजी की जब मूवमेंट आप देखें, एक उसमें जंप आया और उसमें प्रॉपरली हमने फिर बताया कि यहाँ पे अब आप या तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें या इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। और उसको फिर मैंने आगे फर्दर जो सा है ये भी रिकमेंड किया कि अब इन रेट्स पे बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मीन वाइल अगर आप देखें तो नेटसोल का जो रिज़ल्ट आया था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद नेटसोल में भी एकदम मूवमेंट बनी, और अब आप देख लें वही नेटसोल जो पहले 90 के आसपास ट्रेड करता रहा काफ़ी अरसा, फिर उसके बाद 98 टू 102 के दरमियान काफ़ी अरसा जो है वो ट्रेड करता रहा, और अब वो अगर आप देखें तो उसने 120 को भी क्रॉस किया और अभी 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो जिन दोस्तों ने 90 के आसपास लिया था वो ख़ुद देख लें कि इस वक्त एक अच्छी परसेंटेज के साथ वो प्रॉफिट में है। तो नेटसोल की स्ट्रेटजी अभी के लिए यही है कि इसमें आप 110 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, और जब ये 120 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर अपने अपना स्टॉप लॉस जो है 115 पे ले जाना है। पोटेंशियल इसमें अभी भी काफ़ी है, बट अगेन मार्केट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और अगर किसी किस्म का डिप आता है तो वहाँ पे हम फर्दर देख लेंगे कि वहाँ पे किस रेट पे एवरेज करना है। बट इसको भी आप मीडियम टर्म के लिए और एटलीस्ट जो है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स के लिए अगर आप होल्ड करें तो इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको इंशाल्लाह ताला 150 से ऊपर की भी प्राइस दे देगा। उसके बाद इवेंसियन स्टिल जो है अभी आप कह सकते हैं कि इसमें जो एक रैली है जिस तरह के टीआरजी में बनी, और किसी हद तक आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत अभी नेटसोल में बनी है, तो इवेंसियन में अभी प्रॉपरली रैली नहीं बनी, रैली ड्यू है। और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि इसको आप 100 का टारगेट रख के बाइंग कर सकते हैं। 80 से नीचे जो रेट है वो बाइंग रेंज आ जाती है, 75 से नीचे बहुत बेहतरीन प्राइस आ जाती है जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 100। तो इवेंसियन जिन दोस्तों ने बाय करना है 80 से नीचे उसको टारगेट करें, वहाँ पे बाय करें या एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों महीनों में आप इसमें रैली देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। और अगर आप इसकी दिसंबर क्लोजिंग को टारगेट करें तो ये बड़ा ईजीली इंशाल्लाह ताला आपको 100 प्लस की प्राइस दे के जाएगा। उसके बाद आ जाएं टैली पे। टैली का रिज़ल्ट भी आप सब ने देख लिया होगा, रिज़ल्ट नॉर्मल था। एक जो ग्रोथ उसकी चल रही है हर क्वार्टर में थोड़ी सी वो साथ थी, प्लस इसने बोनस भी दिया 7.5% का। इसकी भी प्राइस अभी उस तरह रैली नहीं बनी, और 11 बिलो अच्छी बाइंग है, और इन्हीं रेट्स पर हमेशा जब भी बाय जिसने किया वहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक किया है। शॉर्ट टर्म में आप इसको 12-13 कंसिडर कर सकते हैं, और अगर मार्केट ने थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ मूव किया तो इसमें भी पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको दोबारा से 17-18 की प्राइस दे देगा। तो आईटी सेक्टर में तो ये स्टॉक्स हैं, और ओवरऑल ये आईटी सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है, जिसमें से टीआरजी ऑलरेडी अच्छा गेन दे चुका है, नेटसोल भी अच्छा गेन दे चुका है, सिस्टम बहुत अच्छा गेन दे चुका है। उसमें टीआरजी थोड़ा सा आपको पता है कि उसकी मूवमेंट जो सी है वो काफ़ी इन लेवल्स पे आके थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है, थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, नेटसोल मीडियम टर्म के लिए बेहतर है, इवेंसियन मीडियम टर्म के लिए बहुत बेहतर है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए आप टैली को छोटे स्टॉक्स में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अब आ जाते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में। उसमें सबसे पहले हैस्कॉल को डिस्कस कर लेते हैं। हैस्कॉल में फ्राइडे को एक अच्छी मूवमेंट बनी, आपने देखा होगा
थोड़े से वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुए। ओवरऑल हेस्कोल का टारगेट अब जो नेक्स्ट है वो यही है कि ये आने वाले चंद हफ्तों महीनों में अगर डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलता है तो ये बड़ा इजीली आपको डबल डिजिट में प्राइस दे सकता है। तो उस लिहाज से इसका जो टारगेट हमने हमेशा रखा है वो 6 का स्टॉप लॉस और 6.5 से नीचे की बाइंग। तो यहाँ से अगर आप देखें कि हमेशा जब ये मार्केट ने अच्छा खासा डिप भी लिया था तो ये 6 को इसने ब्रेक नहीं किया, और जैसे ही 6.5 से नीचे कुछ रेट्स पर आता है 6.3 6.2 वहाँ से बाउंस बैक करता है, और 7 को भी 2-3 दफ़ा इसने क्रॉस किया बट फिर वापस डिप ले लिया। तो ये इसकी बाइंग रेंज जो हम डिस्कस करते हैं यहीं पर इसकी बाय बनती है, और आने वाले दिनों में इसमें फर्दर मूवमेंट जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो ये आपको बड़ा इजीली जो सा है वो अच्छा गेन दे देगा। और आई थिंक कि 6 रुपये के स्टॉक में अगर आपको 3-4 पे मिल जाते हैं तो परसेंटेज वाइज वो बहुत अच्छा गेन बनता है। उसके बाद आ जाएं जी रिफाइनरी सेक्टर पे। रिफाइनरी सेक्टर में अगर आप देखें पीआरएल को, तो पीआरएल अगेन फ्राइडे को थोड़ा डिप लिया, थर्सडे को इसमें अच्छी मूवमेंट बनी थी। इसको भी टारगेट 20 का करेंगे। इसकी अब आई थिंक 21 को शायद बोर्ड मीटिंग आ गई है इस क्वार्टर की भी, तो उससे पहले अगर ये पॉलिटिकल साइड पे इंस्टेबिलिटी ना आई तो एक मूवमेंट आप देखेंगे, और उसमें हमने फिर जाके देखना है कि हमने कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो फॉर द टाइम बिंग जिन दोस्तों ने भी इसको बाय बैक किया है 17 के आसपास या उससे बिलो, वो इसको होल्ड करें। उसके बाद अटक रिफाइनरी अगेन इन एनी केस जिन दोस्तों ने बाय किया था जब ये 140 से नीचे था वहाँ पर हमने इसको मेंशन किया था और बार बार बाय कॉल दी थी, या इवन 150 के आसपास भी किया। तो आप देखें कि उसके बाद इसने एक रैली बनाई, उसके बाद ये एक्स हुआ। इसका जो आई थिंक 100% डिविडेंड था वो भी वेल कर लें और उसको भी इंक्लूड कर लें एक्स प्राइस के बाद भी। अब देखें तो ये 162 के आसपास आ चुका है। तो इन एनी केस अटक रिफाइनरी एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका है, और अभी के लिए आप 155 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टिल इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये आपको 170 की प्राइस भी दे देगा इंशाल्लाह ताला। और अटक रिफाइनरी भी वो स्टॉक है जिसको कि आप एवरेज की स्ट्रेटजी के साथ लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है, रादर कि आप इसको डिप पे बेचें पैनिक में आकर, और अगर रैली बने तो हाई साइड पे लें। वो स्ट्रेटजी अटक के लिए बेहतर नहीं। अटक एक ऐसा स्टॉक अगर आप इसको बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी बाय कर लेते हैं और अगर डिप पे आता है तो वहाँ पर आप राइट टाइम पे इसको एवरेज करें तो ज़्यादा बेहतर आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद आ जाएँ ओ जी डी सी अगेन इस वक्त बिल्कुल अपनी बाइंग रेंज पर है, बड़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। तो जो दोस्त एक स्विंग ट्रेड चाहते हैं, जिस तरह के पहले इसमें एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिलती है और वो स्विंग ट्रेड तो हमें 76-77 मिल जाती थी, इस वक्त उससे ज़्यादा ये बेहतर प्राइस पे है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं, और जैसे ही 80 से ऊपर जाए वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो आपको ईज़िली 10-15% का गेन मिल सकता है। उसके बाद आ जाएं जी कुछ डिफरेंट सेक्टर्स पे। उसमें टीपीएलपी ये भी ओजीडीसी की तरह बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड देता रहा 17 के आसपास बाय, और उसके बाद 22 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, और ये इस प्राइस रेंज में बड़ी दफ़ा मूव किया इस पूरे साल में। बट आफ्टर रिज़ल्ट जो इसका रिज़ल्ट आया उसमें अच्छी ईपीएस बोनस का देना, प्लस इसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई जो इसकी यूएई में कोलैबोरेशन हुई, उस लिहाज से फिर हमने इसको सजेस्ट किया था कि आप इसको मीडियम टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। और जिन दोस्तों से ये मिस हो चुका है और बाय करना चाहते हैं 21 से नीचे जब ये आए तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 20 से नीचे आए तो और बेहतर है, बट अब जो प्रेजेंट सिनेरियो बन रहा है अब ये सस्टेन कर रहा है प्राइस को, तो आप 21 से नीचे भी बाय कर सकते हैं। जिनके पास पहले से 20 ब्लू की होल्डिंग पड़ी है वो इसको बिल्कुल जो सा है वो होल्ड करें, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में थोड़ी अगर डिप भी आती है तो उसके बाद अल्टीमेटली ये आपको बेहतर परफॉर्म करता नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आ जाएं जी गनी ग्रुप। गनी ग्रुप में भी बहुत से दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसमें बेसिकली ट्रिपल जीएल, जी टेक और डबल जीएल, ये 3 स्टॉक्स आते हैं। और इस वक्त जो न्यूज़ आई थी आपको पता है गनी केमिकल की मर्जर की, और उसमें आप देखें तो जी टेक ने ख़ास तौर पे तकरीबन 8 के आसपास ये पहुंचा था, और रिसेंटली पिछले जो उनसे कुछ महीनों पहले ये 8 से भी बिलो गया हुआ था। तो उसके बाद इसमें मूवमेंट बनी और अब इसने देखें कि फिर 9 को भी क्रॉस किया और अब तकरीबन 10 की तरफ जो सा ये मूव कर रहा है। तो जी टेक में तो एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अब इसमें स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि जिन्होंने भी 8 के आसपास बाय किया था वो 9 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, और जब ये 10 क्रॉस करे तो 9.5 पे अपना स्टॉप लॉस रखें या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। जहाँ तक ट्रिपल जीएल और डबल जीएल की बात है तो डबल जीएल बीइंग आप कह लें कि एक पेरेंट कंपनी या
तो इसमें भी आप आने वाले दिनों में एक बेहतर मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि इस तमाम डील का और मर्जर का अल्टीमेटली बेनिफिट डबल जी एल को भी जाएगा। और जो प्राइस लेवल हैं इस वक्त डबल जी एल के वो अच्छे हैं। आप 16 की सपोर्ट अच्छी सपोर्ट है, और उसके बाद देखें जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है ये 17 को क्रॉस करता है और फिर मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से दोबारा इसी प्राइस रेंज में मूव करता है। तो इन रेट्स पर डबल जी एल जो सा है वो काफ़ी बेहतर है 16 के आसपास। तो जिन्होंने वहाँ पे बाय किया वो होल्ड करें, और जब ये 18 की तरफ जाए तो अपना स्टॉप लॉस 17 पे लें। उसके बाद आ जाएं जी फाइनल जोन सा है वो हबको। पावर सेक्टर में हमने हबको को डिस्कस किया था, और हबको का जो रिसेंट अनाउंसमेंट आई डिविडेंड की, उसके बाद आपने इसमें रैली देखी, और एक्स होने के बाद इस वक्त जो इसकी प्राइस है 63 के आसपास, दैट वाज वेरी गुड प्राइस। लेकिन हबको को जिसने भी लेना है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग जेन में रख के ले, तो फिर आप इसमें कैपिटल गेन भी एक जो सा अच्छा ले लेंगे, प्लस जो डिविडेंड इसके एवरी ईयर जो आता है अनाउंसमेंट होती है टाइम टू टाइम, वो भी आप अवेल कर लेंगे। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हबको इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तब आप इसका एक्चुअल बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो थे जी आज की वीडियो में कुछ स्टॉक्स जिनको हमने डिस्कस कर लिया, उनके क्या लेवल्स हैं, क्या स्ट्रेटजी हमने जो सी है वो ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटी अभी भी है, और वो आगे जाकर मज़ीद उसमें तेज़ी आ सकती है, और उसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और हाई साइड पे बाय ना करें, और एक्सटेंसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर डिप, और उस डिप पे आपको दोबारा से अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस लेवल पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें और आपके पास थोड़ा सा कैश इन हैंड हो। बाकी कल के लिए भी इट डिपेंड्स कि आज इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद क्या सिचुएशन बनती है, और अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो जो सी है वो, और मैं जो सी है वो अपलोड कर दूँगा। और बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपनी स्ट्रेटजी को अगर आप स्टॉप लॉस के साथ लेके चलते हैं तो नथिंग टू वरी, कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। मार्केट पूरा साल ही अगर आप देख लें तो बहुत से क्राइसिस को फेस कर चुकी है, और इन तमाम क्राइसिस में मार्केट की जो रेंज रही है अगर आप पूरे साल की देखें तो वो 47 टू 40,000 के दरमियान रही है, और रिसेंटली जो डिप आया था वो 40,000 तक आया था तकरीबन, और वहाँ से अगर आप देखें तो तकरीबन 2,000 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। सो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ऐसी किसी भी एडवर्स सिचुएशन से अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, क्या सिचुएशन बनती है, उस पे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें ज़्यादा सिक्योर तरीके से अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।